हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल बोर्ड्स। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जिसका हम मोनेरा जगत का टॉपिक देखते हैं। मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सभी जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह में वर्गीकृत किया गया। किसमें किया गया? 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया। किसमें? 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है बैक्टीरिया को। जिसमें पहला होता है कोकाई, जिसको कॉक्स बोलते हैं, जो कि एक छड़ाकार बैसिलस होता है और बहुवचन बैसिलाई होती है। इसमें एक होता है कॉमा आकार का विब्रियो। क्या बोलते हैं इसको? इसके नीचे डायग्राम भी दिए गए हैं। विब्रियो जो कि एक कॉमा आकार की आकृति होती है। किसकी? कॉमा आकार की आकृति होती है विब्रियो। ये कोकाई होते हैं कॉक्स। और आगे कौन सा? एक सर्पिलाकार स्पाइरुलम होता है। क्या होता है? स्पाइरुलम, सर्पिलाकार, छड़ाकार जिसको बोलते हैं स्पाइरुलम होता है, में बांटा जाता है। किसमें बांटा है? और एक बैसिलस होता है जो चम्मच के आकार का होता है, थोड़ा आगे से घुमा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? बैसिलस, जिसको बैसिलाई दिया गया है। तो जो बैक्टीरिया हैं उनको आकार के आधार पर 4 समूह में वर्गीकृत किया गया। कौन से? कॉक्स, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। कौन से? कॉक्स, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो, जो कि कॉमा के आकार का होता है विब्रियो। आगे देखते हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। कैसा होता है व्यवहार? जटिल होता है। चयापचय या फिर उपापचय भी इसको बोलते हैं, की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जैसे वो अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वपोषी नहीं होता है, वो विषमपोषी होते हैं, जैसे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं आद्य बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कैसे? आद्य जीवाणु और सत्य जीवाणु। क्या? आद्य जीवाणु और सत्य जीवाणु। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और सत्य जीवाणु को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो आद्य जीवाणु में देखते हैं क्या है। ये विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र जैसे कि हेलोफी, गर्म झरने जैसे कि थर्मो एसिडोफिलस एवं कक्ष क्षेत्र मैथेनोजेन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्था में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी हैं। मैथेनोजेन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मीथेन जैव गैस का उत्पन्न होता है। किसमें होता है? मीथेन जैव गैस का उत्पन्न होता है। जो ये आद्य बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, ये जटिल कोशिका भित्ति इनमें होती है, और इनमें जटिल कोशिका भित्ति होती है तो इनमें क्या होता है?
इनको 3 पार्टों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक होता है थर्मोएसिडोफाइल। क्या होता है? थर्मोएसिडोफाइल। और जो दूसरा क्या होता है वो होता है हेलोफाइल। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं मिथेनोजेन। क्या होता है? मिथेनोजेन। ये 3 होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल और मिथेनोजेन। जो मिथेनोजेन ये होता है, ये रूमिनेट गाय जैसे आंतों की अत्यधिक जैसे कि मात्रा में होता है। आंत होती है जो उनकी उसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और जैसे गाय के गोबर में अत्यधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाय के गोबर में। और दलहन में भी उपस्थित होता है। किसमें? दलहन में भी प्रेजेंट होता है। तो और जो हेलोफाइल होते हैं ये अत्यधिक लवणीय होते हैं, जैसे समुद्र, खारे झरने में पाए जाते हैं। खारे झरने और समुद्र में पाए जाते हैं। ये अत्यधिक खारे होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। और जो थर्मोएस्टोफाइल होते हैं ये इसमें अधिक तापमान होता है और अम्लीय माध्यम में ये पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अम्लीय माध्यम में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है यूबैक्टीरिया। क्या आता है? यूबैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं सत्य जीवाणु। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। देखते हैं। हजारों यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाव मतलब चल बैक्टीरिया। कसाव का मतलब होता है जो चल सकता है, जिसमें चलने की वो उत्पन्न होती है, इसको कसाव बोलते हैं। कसाव क्या? जैसे कि नाव में एक चप्पू होता है, वैसे ही चप्पू जो नाव के चलाने में चप्पू का योगदान होता है, वैसे ही बैक्टीरिया को चलाने में कसाव का उपयोग होता है, द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी का नया नाम था, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक क्लोनीय अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। ये एक कोशिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिक होते हैं। इनकी क्लोनी प्राय जैलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। इनकी जो ऊपर का जो वो होता है आवरण, वो कैसा होता है? वो जैलीनुमा जो आवरण होता है उससे ढका रहता है, जिससे उसकी सुरक्षा होती है। जैसे नॉस्टॉक एवं एनाविना, ये इसके क्या है उदाहरण? जैसे नॉस्टॉक और एनाविना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं। जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं? बहुलता मतलब अत्यधिक पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, कैसे? दूध से दही बनाने में। और आगे क्या दिया है? दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। कैसे होते हैं? जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो रोगजनक होते हैं, जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं।
तो जो कुछ जीवाणु होते हैं उनमें रोगजनक वो होते हैं। वो जीवाणु कैसे होते हैं? वो रोगजनक जीवाणु होते हैं। आगे देखते हैं। जैसे ये दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है। इसमें शैवाल नॉस्टक का ये दिया गया है। इसमें देखो ये होता है, ये क्या होता है? हेटेरोसिस्ट होते हैं यहाँ पर। और जो ये बाहर की भित्ति होती है श्लेष्मी अक्षत होता है, जो इसकी पूरा ये जो नॉस्टॉक दिया है इसकी जो सुरक्षा करती हैं। क्या करती है? इसकी सुरक्षा करती हूँ। और जैली नुमाया पदार्थ होता है जो इसको ढके रहता है और इसकी सुरक्षा करता रहता है। आगे देखते हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कैसे करते हैं बैक्टीरिया? कोशिका विभाजन के द्वारा वो प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। ये देखो, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। जैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। जैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। जिनमें कोशिका भित्ति होती है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे छोटी और जीवित कोशिका होती है, जो कि लगभग 0.5 माइक्रोमीटर की होती है शायद से, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। उन अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। कैसी होती हैं? रोगजनक होती हैं। इधर दिया गया है एक बैक्टीरिया का डायग्राम, इधर दिया गया है बैक्टीरिया का, तो उधर देखते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा होती है ये लगभग 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है प्रोटिस्टा जगत। क्या आता है? प्रोटिस्टा जगत। हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्टा होता है जी, ये एक कोशिक और यूकैरियोटिक होता है, को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्रिनॉइड, अपंख कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ये सारी चीज़ें जो डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अपंख कवक, प्रोटोजोआ, क्रासोफाइटा, ये सारे होते हैं, ये सारे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। इनको प्रोटिस्टा जगत में ही रखा गया है। आगे देखते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। जो प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं, जो प्रोटिस्टा में होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? जलीय होते हैं, जल में रहते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाव एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। कसाव क्या होता है? जैसे बताया था मैंने अभी, चप्पू की तरह होता है। जो नाव होती है, नाव में जो चप्पू लगा होता है, जो चप्पू से जिससे वो चलती है नाव, पानी में ऐसे पीछे बढ़ाते जाते हैं, वो नाव आगे चलती जाती है। वैसे जो कसाव होता है वो बैक्टीरिया में चप्पू के आकार का होता है। चप्पू के समान ही वो कार्य करता है। बैक्टीरिया को चलाने तैरने में काम करता है कसाव। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज, इसको जाइगोट बोलते हैं, बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। आगे देखते हैं। और जो प्रोटिस्टा होता है इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और इसे जो प्रोटिस्टा होता है इसमें क्या होता है? इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कैसे? 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। आगे देखते हैं।
अब हमारे पास आता है क्राइसोफाइटा। क्या आता है? क्राइसोफाइटा। अब हम क्राइसोफाइटा के बारे में देखते हैं कि क्राइसोफाइटा क्या होता है। क्राइसोफाइटा इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। जो क्राइसोफाइटा होता है इसमें क्या होता है? इसमें सुनहरे शैवाल आते हैं। सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल और जो लवणीय वातावरण में भी पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये मतलब अत्यधिक छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। जो साबुनदानी की तरह क्या बनाती है? दो अतिच्छादित कवच बनाती है। जैसे साबुनदानी की तरह, जैसे एक ऐसे फिर दूसरा ऐसे। ये क्या होता है? हाइपोथिका। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथिका। और ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वालों को बोलते हैं एपिथिका। एपिथिका। नीचे को हाइपोथिका, ऊपर को एपिथिका। और ये क्या? साबुनदानी के आकार का। कैसा होता है? साबुनदानी के आकार का होता है। कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है। इनमें क्या होती है? इनमें सिलिका पाई जाती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते और जिस कारण ये नष्ट नहीं, मरते नहीं हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश, जिस वास स्थान, जैसे जिस वास स्थान में परिवेश में रहते हैं, उसी परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायटमी मृदा। क्या बोलते हैं? डायटमी मृदा कहते हैं। कड़मे होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। ये समुद्र के क्या हैं? मुख्य उत्पादक हैं। और जो क्राइसोफाइटा होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। सुपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। और ये स्वच्छ जल और समुद्र जल में भी रहते हैं। जो इनमें जो होता है, इसमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी पाई जाती है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी पाई जाती है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है डायनोफ्लैजिलेट। क्या है हमारे पास? डायनोफ्लैजिलेट। तो हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? पीले, नीले, हरे, भूरे अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति बाह्य सतह, आगे देखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। सेल्यूलोज की कैसी होती हैं? कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाव होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे अभी तक तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह में एक कसाव होता था, और जो ये डायनोफ्लैजिलेट होता है इसमें दो कसाव होते हैं। कैसे होते हैं? जिसको कसाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। जो फ्लैजिलेटा होता है इसमें दो कसाव होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। खांच में उपस्थित, जैसे कि ऐसे होता है। ये रहा एक, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ऐसे रहा। दूसरा का यहाँ पे बनाती हूँ।
तीसरा यहाँ ऐसे बनाते हूँ डायग्राम, इसका रफली बना दे रहे हैं। जैसे क्या होता है, एक तो इसके इधर देखते हैं, एक तो इसके लंबवत होता है, ऐसे फ्लैजिला होता है, एक इसके लंबवत होता है, और दूसरे इनके बीच में पाया जाता है। कैसे? यहाँ पर ऐसे पाया जाता है। तो जो ये डायनोफ्लैजिलेट होता है, इसका डायग्राम ये रहा, डायनोफ्लैजिलेट। आगे देखते हैं, खांच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। क्या होता है? जो लाल कलर की डायनोफ्लैजिलेट होता है, वो उसमें क्या होता है? विस्फोट होता है, जिससे हम समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगते हैं। लाल या फिर लाल तरंगे दिखने लगती हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। जैसे उदाहरण गोनिया लेक्स। क्या उदाहरण इसका है? गोनिया लेक्स। आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास आता है यूग्लिनॉइड। क्या आता है हमारे पास? यूग्लिनॉइड। हमारा अगला टॉपिक है यूग्लिनॉइड। जो यूग्लिनॉइड होता है, इसको यूग्लिनोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। इसको किस वर्ग में रखा जाता है? यूग्लिनोफाइटा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। देखते हैं आगे इसमें। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जो अधिकांश होते हैं, जो यूग्लिनोफाइड, वो अधिकांश जल में पाए जाते हैं, जल वाले जीवधारी होते हैं। जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, शांत जल में, स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। जो पदार्थ होती है प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। संरचना को कैसे बनाती है? लचीला, कहीं से मुड़ जाते हैं, लचीला बनाती है। इनमें 2 कसाब होते हैं। अब देखो, जैसे डायनोफ्लैजिलेटा में भी 2 कसाब होते हैं, वैसे ही यूग्लिनॉइड में भी 2 फ्लैजिला होते हैं, जिसमें से एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। कैसे? एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। आगे देखते हैं। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर ये अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण जैसे यूग्लिना इसका एक उदाहरण है। जो इसमें कसाबिका मेन है, इसमें क्या बताया? इसमें 2 कसाबिकाएं पाई जाती हैं। जो पहले एक होती है, एक तो बड़ी होती है कसाबिका और दूसरी छोटी है, और इसमें भित्ति होती है, वो एब्सेंट होती हैं। और इसमें क्या बताया? जो पेलिकल युक्त प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है अपपंख परत। क्या है हमारे पास? अपपंख कवक। तो अगले हम देखते हैं अपपंख परत के बारे में। तो अपपंख परत क्या है? अपपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। कैसा? जो अपपंख परत है, ये कैसा है? मृतपोषी प्रोटिस्टा है। इसको बोलते हैं फ्लिम मोल, इंग्लिश में बोलते हैं अपपंख परत। ये इसमें क्या होता है? अपपंख परत होती है, वो मृतपोषी प्रोटिस्टा है। कैसा है? मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का होता है। जो कई फीट तक की लंबाइयों का होता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उनमें बिखर कर सिरों पर विजाड़ युक्त फलनकाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो, अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये फलनकाय का निर्माण करते हैं। इन बीजाणुओं का
परिक्षेपण वायु के साथ होता है। इन जीवाणुओं को, जो जीवाणु हैं, बीजाणु हैं, उनको जो परिक्षेपण होता है वो वायु के साथ में होता है। जैसे कि ये हैं अपंख कवक, ये जैसे कि सड़े हुए, सड़े गले, जैसे कि सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं, पदार्थों पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड, देखिए ब्लड बोल्ट, उस पर भी ये होते हैं अपंख कवक। जैसे कि हम इसको बोलते हैं कवक को फफूंद, जैसे घर में बोलते हैं फफूंद, उसी को कवक बोलते हैं हम। जैसे कि कहीं पे कुछ भी रखा, थोड़े दिनों तक रखा रहा, जैसे ब्रेड है, थोड़े दिन रखा रहा, उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कवक बोलते हैं। सड़ी गली पदार्थों पर भी लग जाती, सब्जी है कई दिनों तक फ्रिज से बाहर रखो तो उस पर भी फफूंदे लग जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। तो हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को क्या? 4 समूह में बांटा गया है। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। पहला क्या है? अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों मतलब पैरों के द्वारा की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। क्या है? ये अपने जो कूटपाद होते, पैर होते हैं, उनसे शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। कैसे होते हैं? सिलिका युक्त कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंटी अमीबी परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? एंटी अमीबी परजीवी होते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? कशाभिकीय प्रोटोजोआ। क्या है? कशाभिकीय प्रोटोजोआ। इसके बारे में जानते हैं, कशाभिकीय प्रोटोजोआ के बारे में। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वच्छंद तथा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। इनके शरीर पर क्या? इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। कसाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला एल है, एक सेकेंड। फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला से क्या कर सकते हैं? ये जो विषाणु और जो होते हैं सारी बैक्टीरिया वगैरह, ये चलने में, जो कसाब होता है फ्लैजिला, वो चलने में इनकी हेल्प करता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। क्या है? बीमारी के कारण है, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। क्या होती है? इनसे कौन सी बीमारी होती है? निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। जैसे उदाहरण ट्रिपेनोसोमा। क्या? ट्रिपेनोसोमा। इनमें रोग कौन सा होता है? निद्रा रोग। इसमें कौन सा होता है रोग? इनमें कौन सा होता है? निद्रा रोग। एक सेकेंड। निद्रा रोग। निद्रा रोग। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे हमारे पास दिया गया है पक्षमावी प्रोटोजोआ। हमारे पास कौन सा अगला है? पक्षमावी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हजारों की संख्या में। अभी तक एक पक्षमाभ, हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। और जो इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। इसका उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। जो इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम भी है। जैसे प्लाज्मोडियम मैलेरी होता है, उससे कौन सा रोग होता है? जैसे कि प्लाज्मोडियम, एक सेकेंड,
मोडियम, जो प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, इससे कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मलेरिया। मलेरिया। एक सेकंड, थोड़ा उल्टा हो गया, इसको हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, हटाते नहीं, यहाँ पर एरो कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि पक्षमाभी प्रोटोजोआ होता है, उसमें जो पक्षमाभ होते हैं वो जो गिलट दिया गया है यहाँ पर की तरफ भेज दिया जाता है। पक्षमाभ भोजन जो पूरित हो जाता है ना, जो भोजन पूरित हो जाता है, जल से पूरित भोजन होता है, वो गिलट में भेज दिया जाता है। और किसके द्वारा भेजा जाता है? पक्षमाभ की सहायता से ही भेजा जाता है। पक्षमाभ की सहायता से, पक्षमाभ की सहायता से ही ये जो पूरित जल से पूरित भोजन है वो गिलट में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमाभ के द्वारा ही भेजा जाता है। आगे देखते हैं। और ये पक्षमाभ के द्वारा क्या करते हैं? गमन करते हैं। पक्षमाभ के द्वारा ही गमन करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कवक फंजाई जगत। कवक जगत, कवक के बारे में, इसको क्या बोलते हैं? फंजाई। लिखा भी है फिर भी लिखे दे रहे हैं, फंजाई। फंजाई के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है? परपोषी जीवों में फंजाई, जिसको कवक बोलते हैं, का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा बाह्य स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। जैसे नम रोटी हो जाती है, जैसे रोटी को आप 2-4 दिन घर में रख रहे हो, फिर उस पर देखो कवक जैसे फंजाई फफूंद जैसी आ जाती है। फफूंद को ही, उसको हम आगे बता चुके हैं, हम उसको ही कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक। फल है, उनको मतलब फल है, उनको रखे रहने दो घर पे, तो उसमें भी कवक उत्पन्न हो जाता है। सब्जी वगैरह, ब्रेड बोल्ड होता है, उसको भी रखे रहने दो तो उसमें भी कवक का उत्पन्न हो जाता है। सामान्य छत्रक मशरूम तथा कुकुरमुत्ता, क्या होता है? कुकुरमुत्ता, टोडस्टूल, क्या बोलते हैं? टोडस्टूल भी फंजाई है। क्या है? फंजाई। जो कुकुरमुत्ता और मशरूम होते हैं वो भी क्या है? फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। जो सरसों होती है, सरसों की जो पत्तियां होती हैं, शायद देखी होंगी आप लोगों ने, तो उसकी पत्तियों पर भी फंजाई होते हैं। क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। जैसे कुछ फंजाई होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि ईस्ट, और ईस्ट का जो ईस्ट होती है उसका उपयोग काहे में करते हैं? रोटी तथा बियर बनाने में। किस में करते हैं? रोटी तथा बियर। ईस्ट का उपयोग किस में करते हैं? एक सेकेंड। ईस्ट, जो ईस्ट है इसका उपयोग काहे में करते हैं? रोटी तथा बियर बनाने में। किसमें? बियर बनाने में। रोटी और बियर बनाने में ईस्ट का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। जो गेहूं है, देखते हैं हम एक सेकेंड। जो गेहूं है उसमें कौन सा रोग होता है? कीट रोग, जो कि किसके कारण होता है? पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूं में कीट रोग। कौन सा रोग होता है? कीट रोग, जो कि किसके कारण होता है? पक्सीनिया के कारण। एक सेकेंड, गलत हो गया, पूरा ही चला गया। पक्सीनिया के द्वारा होता है। गेहूं में कौन सा रोग होता है? कीट रोग, जो कि पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंजाई जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। कैसे? एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। फंजाई विश्वव्यापी हैं और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं।
ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। जो ज़्यादा गर्म जगह होती है और ज़्यादा ही नम जगह होती है, वहाँ पर भी ये उत्पन्न हो जाते हैं। आगे देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। जो हमारे घर में फ्रिज होती है, उसको, जो भोजन है उसको हम लोग फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? हाँ, इससे, इसमें आंसर क्या दिया गया? हाँ, हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे हम लोग फ्रिज में क्यों रखते हैं? 1 से 2 दिन सब्जी है वगैरह, और जो हरी सब्जियां हैं, ब्रेड बोल्ड है, उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि 1-2 दिन तक हमारी सब्जी और वगैरह स्वच्छ रहे, साफ रहे, तो खराब नहीं होती, उसमें बैक्टीरिया और फंजाई नहीं लगते। जैसे ही हम बाहर रखेंगे 2-3 दिन के लिए, तो वो उस पर कवक उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही इसमें हम, इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर में अपनी चीज़ों को रखते हैं। फंजाई तंतुमय है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है, इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? कवक तंतु। कवक तंतु के जाल को कवक जाल, माइसीलियम, क्या बोलते हैं? माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें क्या होता है? बहुकेंद्रिक बहुकेंद्रकित कोशिका द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतु में पटीय होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी? हमको ये याद रखना है, टॉप पॉइंट, ये यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, लिखे भी दे रहे हैं। जो फंजाई होती है, फंजाई की कोशिका भित्ति, जो इसकी कोशिका भित्ति होती है फंजाई की, वो किसकी बनी होती है? काइटिन व पॉलीसेकेराइड की। किसकी? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। अधिकांश फंजाई क्या होती हैं? परपोषित होती हैं। विमृत वस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों की अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहते हैं। सड़े गले और मरी हुई चीज़ों को जो अवशोषित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सहजीवी। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। देखो, जो पौधों में जनन होता है वो किसके कारण होता है? कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन, इन चारों विधियों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है, और जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा। एक सेकेंड, तो देखते हैं आगे। चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निष्किस्तांड एस्कस बीजाणु द्वारा, बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। जो फलनकाय को क्या होता है? फलनकाय बोलते हैं इसको फ्रूटिंग बॉडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या होता है? जैसे ऐसे है, इसमें बीजाणु भरे हुए हैं, और ये बीजाणु हैं। ये क्या है? ये है बीजाणु। और एक सेकेंड, ये क्या है? ये है बीजाणु। क्या है? बीजाणु। और ये क्या है? ये है फलनकाय। इसको ही बोलते हैं फलनकाय। बीजाणुओं की रक्षा करता है ये। आगे देखते हैं, कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान है।
दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। इस प्रक्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है? दो केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। जब दो केंद्रकों का संलयन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक संलयन बोलते हैं। तीसरा क्या है? युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई, जिसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकी अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्र संलयन को कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती हैं। फंजाई क्या बनाती है? फलनकाय बनाती है, जिससे न्यूनीकरण विभाजन होता है। जिससे क्या होता है? जिससे न्यूनीकरण विभाजन होता है। क्या होता है? न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। और जो अब हम पढ़ते हैं कवक के प्रकार। फाइकोमाइसिटीज क्या है? एक कवक का प्रकार है। फाइकोमाइसिटीज क्या है? एक सेकेंड। फाइकोमाइसिटीज जो है वो कवक का एक प्रकार है। कवक को 4 प्रकार होते हैं। कवक के कितने प्रकार होते हैं? कवक के 4 प्रकार होते हैं। इसकी हम ट्रिक बताते हैं, इधर ही बता दे रहे हैं। देखो, फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक, फॉर्म ऐसे पढ़ने के लिए लगाते हैं। फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी। फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी। फर्स्ट क्या होता है? फाइकोमाइसिटीज। आस्क क्या होता है? आस्क एस्कोमाइसिटीज। फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, आस्क एस्कोमाइसिटीज, बेसिक बेसिडियोमाइसिटीज। क्या होता है? बेसिडियोमाइसिटीज। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो हो गया फर्स्ट आस्क फॉर बेसिक ड्यूटी। फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, आस्क एस्कोमाइसिटीज, बेसिक बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं जो कवक का प्रकार है, जिसका पहला है फाइकोमाइसिटीज। देखते हैं फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जो सड़ी गली चीजें होती हैं, लकड़ी होती है सड़ी गली, उस पर भी उत्पन्न हो जाती हैं। फाइकोमाइसिटीज जो है वो उस पर भी उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखते हैं, कवक जाल अपटीय अथवा बहुकेंद्रकित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। एक सेकेंड रुकना जरा। तो देखते हैं आगे, बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणुधानी में अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। दो युग्मकों के संलयन से क्या बनते हैं? युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी संयुग्मता
अथवा भिन्न असंयुग्मकता तथा अथवा विषमयुग्मकी हो सकती हैं। इसके सामान्य उदाहरण हैं म्यूकर, राइजोपस। जैसे रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं। क्या इसमें लिखा है? रोटी के कवक पहले ही बता। रोटी पे कौन सा पाया जाता है? अभी हमने बताया था पीछे, रोटी पर कौन सा पाया जाता है? इधर ही शायद बताया था कहीं पे, देख लेना। रोटी पे कुछ बताया था, मैं भी शायद भूल गई। तो जो एल्ब्यूगो होता है वो सरसों पर परजीवी फंजाई होते हैं। एल्ब्यूगो क्या होता है? सरसों पर। आगे देखते हैं, आगे हम कौन सा देखते हैं? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज पहला हम देख चुके हैं फाइकोमाइसिटीज, और दूसरा हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। हम अब कौन सा पढ़ने वाले हैं? एस्कोमाइसिटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हमको ये पॉइंट याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? थैली फंजाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम थैली फंजाई। और जो फाइकोमाइसिटीज होता है, इसमें यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पर इसमें दिया नहीं गया, हम लिखते थे। इसको क्या बोलते हैं? तो फाइकोमाइसिटीज और इसको बोलते हैं निम्न कवक। क्या बोलते हैं? निम्न कवक बोलते हैं। निम्न कवक बोलते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज होता है उसको हम थैली कवक बोलते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसीस के अलावा ये बहुकोशिक